जवान जिनजादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत किस्त नंबर 5। पिछली किस्त में आपने जाना कि बख्तावर बीबी का खत मिलता है सबाहत को 2 साल के बाद, जिसमें लिखा होता है कि उसने 2 साल के लिए उस जिन को तो कैद कर लिया है और अगर जिंदगी रही तो 2 साल बाद वो दोबारा इसका कोई ना कोई हल निकालेगी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि उसके फौरन बाद ही बख्तावर बीबी का एक हादसे में हो गया था इंतकाल, और अब सबाहत के शौहर का भी अचानक इंतकाल लग कुछ यूं ही रहा है कि उस जिनजादे के वापस आने की वजह से ही हुआ है। अब आगे क्या होगा आइए जानते हैं। सबाहत के कांपते हाथों से तो रुका ही छूट गया, उसका चेहरा पसीने से शराबूर हो गया और मारे घबराहट के वो लंबे लंबे सांस लेने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि 2 साल का अरसा तो पूरा हो गया है। और तभी हिजाब कमरे में दाखिल हुई तो सबाहत ने रुके को अपने पैरों से छुपा लिया। हिजाब माँ के करीब आई और कहने लगी, अम्मा क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, इस कदर पसीना क्यों आ रहा है आपको? और सबाहत ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस मुझे जरा पानी पिला दो। और हिजाब पानी लेने के लिए दूसरी तरफ पलटी तो सबाहत ने जल्दी से रुका अपनी मुट्ठी में कस लिया। हिजाब पानी का ग्लास लाई तो सबाहत ने पानी पिया और कहा, नमाज का वक्त हो गया, मैं जाकर नमाज पढ़ती हूँ। और ये कहकर सबाहत वहां से चली गई और हिजाब भी वजू करके नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद वो कोई अच्छी सी किताब लेकर बैठ गई। सानिया और तहरीम भी उसके कमरे में आ गई। और तहरीम की तो ये आदत थी, पहले ऐसी बात कह देती कि जिससे किसी को अजियत होती और बाद में तहरीम अपनी ही कही हुई बात पर पछताती। और अभी भी वो खामोशी से तिरछी नजर से हिजाब को देख रही थी जो किताब पढ़ने में मगन थी। और तहरीम हिजाब के करीब होकर बैठ गई और कहने लगी, आप भी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं मुझे अचानक कैसे शदीद गुस्सा आ जाता है, और कब तक हम ये मुफलिसी की जिंदगी ही गुजारेंगे। और हिजाब ने किताब बंद कर दी और तहरीम की आंखों में झांका जिसमें बेपनाह सवाल थे, और फिर कहा, शायद हमने अच्छे वक्तों में अपने परवरदिगार का कम शुक्र अदा किया होगा ना, लेकिन इंसान तो वो है जो हर हालात में हौसले से काम ले। तुम इस पर मुतमईन नहीं हो कि हमारे पास इतना है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते? अपनी जात के एतमाद के लिए क्या ये बात काफी नहीं है? और तहरीम हिजाब से लिपट गई। अच्छा, कोशिश करूंगी कि इस तरह खफा ना करूं आपको। और फिर उसने हिजाब के हाथों में थामी हुई किताब देखी। अरे ये तसव्वुफ वाली किताबें आप कब से पढ़ने लगी? ये किताब छोड़ो और चलो उठ के नमाज पढ़ो। हिजाब ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। हिजाब फजर की नमाज के लिए उठी तो उसने देखा कि सबाहत के हाथ में पानी का ग्लास है और वह घर के कोनों में पानी छिड़क रही हैं। और हिजाब जब सबाहत के करीब आई तो वो हड़बड़ा गई। अम्मा क्या बात है, इस कदर घबराई हुई क्यों है, और ये पानी? और सबाहत ने हिजाब की तरफ देखा तो उसकी आंखों के स्याह हल्के बता रहे थे कि वो रात भर नहीं सोई। उसने हिजाब से नजरें चुराते हुए पानी का ग्लास मेज पर रख दिया। ये दम किया हुआ पानी है, चारों कोनों में छिड़क रही हूं ताकि बरकत हो। चलें जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज ना मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हिजाब ने माँ के शाने पर सर रख लिया और सबाहत ने हिजाब के सर पर हाथ फेरा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सी परेशानी है, और मेरी इस बीमारी का हल दवाओं में नहीं है बल्कि दुआ में है। मैं ना किसी बुजुर्ग के आस्ताने पर जाना चाहती हूँ। और हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात, हम कल ही किसी बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए जाएंगे। और ये कहकर हिजाब नमाज के लिए अपने कमरे में चली गई। हिजाब तो अपने कमरे में चली गई, लेकिन सबाहत किसी गहरी सोच में डूब गई। किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की बात पर उसे अपने मरहूम शौहर की बात याद आ गई, जो कहते थे कि जब तक हमें कोई मावराई मखलूक नहीं सताती, हमारी बेटी हिजाब ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और खुदावंद करीम के हुजूर ही सरबस्रूद हो गई और कहने लगी कि आप ही हमारी हिफाजत करने वाले हैं। इसके बाद हस्बे मामूल हिजाब, सानी और तहरीम नाश्ते के बाद कॉलेज चली गई और हिजाब अपने स्कूल चली गई। हिजाब ने सबाहत की सेहत को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुलाजमा का भी बंदोबस्त कर दिया था। सबाहत घर की चीजें समेटने लगी तो इतनी देर में मुलाजमा भी आ गई।
सबाहत अपने काम से फारिग होकर टीवी लाउंज में सोफे पर बरां जमा थी। तभी बाहर बेल हुई तो सबाहत ने उठकर दरवाजा खोला। जी आप कौन? और जवाब आया कि जी आप सबाहत साहिबा हैं। बाहर खड़े हुए वजीह नौजवान ने मौदबाना अंदाज में कहा, जी हाँ मैं ही सबाहत हूँ, क्या काम है आपको? अंदर आने को नहीं कहेंगी क्या आप? मुझे आपसे जो काम है इस तरह तो नहीं बता सकता। सबाहत ने उसे सर तपा देखा। वो 6 फुट का खूबसूरत जवान था। उसने सफेद कमीज शलवार पहन रखी थी और बाल घने और स्याह थे। नाक तीखी, आंखें बड़ी और शफाफ, चेहरे का रंग साफ और मासूमियत ऐसी बला की कि सबाहत को उसे मेहमान खाने में बैठाते हुए एक बार भी सोचना नहीं पड़ा। दोनों मेहमान खाने में बैठे तो सबाहत ने मुलाजमा से चाय लाने को कहा और नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा कि आप चाय का तकल्लुफ ना करें। और सबाहत जल्दी से असल बात की तरफ आ गई। दरअसल मैं आजकल बहुत परेशान हूं और आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद? तुम अपना पहले तारुफ तो कराओ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं। सबाहत ने बेगानी नजरों से जवान की तरफ देखा और वो अपना तारुफ करवाते हुए कहने लगा, मेरा नाम अजहाद है। मैं इस शहर के करीबी गांव का रहने वाला हूं और किसी काम के सिलसिले में इस शहर में रहने आया हूं, लेकिन रिहाइश नहीं मिल रही और इसी मामले में मैं आपके पास आया हूं। मैं कुछ समझी नहीं, इस मामले में भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सबाहत ने चाय नौजवान के आगे रखते हुए कहा और नौजवान अपनी हाथों की बेजा हरकत से काफी नर्वस लग रहा था। अपने खुश्क होंठों को भींचते हुए बोला, वो मैं चाहता हूं कि आप अपने घर का एक कमरा मुझे किराए पर दे दें। और सबाहत तो गुस्से से खड़ी हो गई। तुम्हें किसने कहा है कि मैं कमरा किराए पर देना चाहती हूँ? देखिए आंटी, मैं परेशान और जरूरतमंद हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं आपको 4000 रुपए माहाना दूंगा और सिर्फ चंद माह की बात है। जो ही मेरा काम होगा मैं चला जाऊंगा, अजहाद ने इल्तजा भरे लहजे में कहा। और सबाहत ने एक बार फिर उस पर गहरी नजर डाली। लेकिन तुम किसी होटल में भी तो ठहर सकते हो। जी आंटी, लेकिन मुझे होटल में रहना पसंद नहीं है। और सबाहत उसकी बात सुनकर दोबारा बैठ गई और तहम्मुल से बोली, देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ भी लूं ना तो मैं अपनी मजबूरी का क्या करूंगी भला? देखें आंटी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूं ना, आप मुझसे खुलकर बात कर लें। अजहाद के लहजे की अपनायत ने तो सबाहत को मजबूर ही कर दिया कि वो उससे अपने मन में छुपी बात कह सके। मैं 3 जवान बेटियों की माँ हूँ। वो बेटियां ही मेरी मजबूरी है और मेरा कोई बेटा नहीं है और ना ही खावंद का साया है। अगर मैं तुम्हारी परेशानी समझ कर किराए पर कमरा दे भी दूं तो लोग क्या कहेंगे? और जवाबन अजहाद ने कहा, आंटी मुझे एक बात बताएं, इन लोगों ने जिन लोगों से आप डर रही हैं कभी आपके दुख बांटे हैं? कोई भी नहीं होता ना? अजहाद ने पूछा तो सबाहत की आंखें तो भर आईं। हाँ, इन लोगों ने हमेशा मेरे गमों का मजाक उड़ाया है। सुख के साथी तो बहुत होते हैं लेकिन गमों का साथी कोई नहीं होता। जी मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातों की परवाह ना करें। आप मुझे बाहर वाला कमरा दे दें जो गेट के साथ है। आप अपनी बेटियों से भी मशवरा कर लें, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा और ये मेरा एड्रेस है। आप चाहें तो मेरे गांव में किसी को भी भेज के मेरे बारे में आप पता करवा सकती हैं। और फिर सबाहत ने उसके हाथ से वो कागज ले भी लिया। अजहाद चला गया लेकिन सबाहत जिस जगह बैठी थी सोच में गुम उसी जगह बैठी रही। वो ऐसे हालात से गुजर रही थी जहां पे अटल फैसला लेना उनके लिए मुश्किल था। उनकी नाव तो हालात के मंझधार के हवाले थी। उसकी मजबूरियां उसे उसूल तोड़ने पर मजबूर कर रही थीं। और फिर बेटियों के आ जाने पर सबाहत ने अजहाद का जिक्र भी किया और सानिया और तहरीम तो बिला तामुल बोली, अम्मा लोग क्या कहेंगे? लेकिन हिजाब खामोशी से पेपर्स ही चेक करती रही। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी सबाहत हिजाब से मुखातिब हुई और कहने लगी, हिजाब तुमने मेरी बात सुनी है? और हिजाब ने अपना पेन रोक लिया। जी अम्मा, मैंने आपकी बात सुनी है। मेरे ख्याल में अगर हम कोई नाजायज काम नहीं कर रहे ना तो हमें लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा करें कि उसे मेरा ही कमरा दे देना,
उसका दरवाजा वैसे भी लॉन में खुलता है और साथ ही गेट है। कमरे के अंदरूनी दरवाजे पर हम ताला लगा देंगे, और रही बात मेरी तो मैं कोई दूसरा कमरा ले लूंगी। और सबाहत बौखलाते हुए बोली, लेकिन बेटी देखिए अम्मा, आपने मुझसे राय मांगी तो मैंने दे दी, आगे आपकी मर्जी है। और ये कहकर हिजाब दोबारा पेपर्स चेक करने लग गई और सबाहत खामोशी से कुछ सोचने लगी। और फिर उन्होंने तहरीम से चाय बनाने के लिए कहा और हिजाब ने चाय पीते हुए दोबारा से बात शुरू की और कहा, वैसे देखने में किस तरह का लगता है? देखने में तो दिल चाहता है कि उसे आंखें बंद करके कमरा दे दूं। शराफत और सच्चाई तो उसके चेहरे से छलकती है। अच्छा तो फिर ठीक है ना, जैसे आप मुनासिब समझें। अगर वो आपको ठीक लगता है तो आप कमरा दे दें। और फिर अगले ही रोज अजहाद आया तो सबाहत ने उसे कमरा देने के लिए हाँ ही कह दी, और वो तो खुशी से फूला ना समाया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे वक्त में ना मेरी मदद की है। मैं आज रात को ही अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। और ये कहकर उसने अपनी जेब से 4000 रुपए निकाले और सबाहत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आप रख लें, 1 महीने का एडवांस है ये। लेकिन बेटा मैंने तो तुमसे एडवांस मांगा ही नहीं है। सबाहत ने हाथ पीछे खींच लिए और अजहाद ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ में पैसे दोबारा से रख दिए। मैं आपके लिए अनजान हूं, अगर आपकी जगह कोई भी और होता तो वो किराया एडवांस में ही मांगता। बहरहाल मैं खुद इस फिक्र से सबकदोश होना चाहता हूँ। और सबाहत ने रुपए रख लिए और कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और अजहाद के जाने के बाद सबाहत ने मुलाजमा के साथ मिलकर कमरा खाली भी करा दिया और हिजाब का सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करा दिया। काम के दौरान सबाहत अजहाद के बारे में बार बार सोचती भी रही कि किस कदर तहसीब है इस लड़के में, और वालिदैन ने कितनी अच्छी तरबियत की है ना इसकी। शायद खुदा ने इस लड़के के जरिए कोई वसीला बनाया है हमारे लिए। और सबाहत ने खुद कलामी करते हुए कुर्सी का कवर चढ़ाया तो नौकरानी झट से उनके करीब आ गई और कहने लगी, आपने बुलाया है मुझे? और सबाहत ने फौरन हाथ झटक दिए। तू जा अपने काम कर। और मुलाजमा दोबारा काम पर लगी और शाम का वक्त हो रहा था और हल्की सी रोशनी स्याह बादलों को अंधेरे में बदल रही थी। असर के वक्त ही गुमान होने लगा जैसे मगरिब का वक्त भी गुजर चुका है। सबाहत तार पर फैलाए कपड़े समेटने लगी। हिजाब, सानिया, मौसम ठीक नहीं है, ऐसा करो चारपाइयां शेड के नीचे खड़ी कर दो। वो कपड़े समेटते हुए बोली और सानिया और तहरीम तो दौड़ती हुई आई और घास पर बैठ गई। लो जी, बारिश शुरू हुई नहीं और अम्मा को तो फिक्र शुरू हो गई। अम्मा, जब बारिश शुरू होगी ना तो हम कर लेंगे, और अभी तो हमें मौसम से ही आप लुत्फानंदोज होने दें। और तभी सबाहत ने पूछा कि हिजाब किधर है? वो उसकी सहेली शाजिया का फोन आया हुआ है। सानिया ने निम्को की प्लेट गोद में रखते हुए कहा। सबाहत के कपड़े समेटते हुए तो हाथ वहीं पे रुक गए। वही शाजिया जिसकी शादी में हम पिछले महीने गए थे? हाँ जी, वही शाजिया। और सबाहत ने लंबी आ भरी। हिजाब की सारी सहेलियां ब्याही गई थी और न जाने मेरी हिजाब के हाथों में मेहंदी कब लगेगी, यही सोचने लगी सबाहत। और फिर तहरीम को शरारत सूझी और कहने लगी, अरे मैं तो कहती हूँ कि हिजाब आप ही नहीं मानती ना तो सानिया का ही ब्याह कर दें। इसके लिए भी तो कोई बदनसीब कहीं बैठा ही होगा ना अम्मा। और इससे पहले कि सानिया कोई चीज उठा के तहरीम के सर पर दे मारती, वो गुल मचाती हुई अंदर भाग गई। और तहरीम हिजाब के पास आई तो वो फोन ही बंद कर रही थी। अच्छा, तो क्या कह रही थी शाजिया? तहरीम ने हिजाब से पूछा और हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा, 15-20 मिनट तक तो वो आ रही है, फिर पूछ लेना। अच्छा, तो खाविंद किस साथ आ रही है?
तहरीम ने उससे पूछा। नहीं, अकेली आ रही है वो। और हिजाब ये कहकर किचन में चली गई और पकोड़ों का सामान तैयार करने लगी। और फिर कुछ ही देर में तेज बारिश भी शुरू हो गई। सानिया और तहरीम भी उसके साथ किचन में ही आ गई। अरे आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी खाएंगे। मेरे साथ ना मदद करा दो ताकि जल्दी तैयार हो तुम्हारे पकोड़े। और ये कहकर हिजाब ने डिश जिसमें आलू थे वो सानिया की तरफ बढ़ाए तो वो आलू काटने को बाहर लॉन में शेड के नीचे बैठ गई। और अब बारिश बहुत तेज हो रही थी। गेट पर तभी बेल हुई जो हिजाब दौड़ती हुई गेट की तरफ लपकी। लगता है कि शाजिया आ गई है। गेट खोला तो सामने खड़ा हुआ अजहाद उसके खूबसूरत चेहरे को ही देखता रह गया। और हिजाब बुरी तरह से भीग चुकी थी। उसके लंबे घने बालों में पानी के कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे फूलों की डालियों पर शबनमी कतरे। और सुर्ख कमीज शलवार में उसका सरापा हुस्न खिल उठा था। और हिजाब झिझकते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी और उससे पूछने लगी कि आप कौन? जी मेरा नाम अजहाद है। इससे पहले कि वो अपने बारे में कुछ और बताता हिजाब तो समझ गई। ओह अच्छा, आप ही हैं ना जिन्होंने कमरा किराए पर लिया है? इतनी देर में सबाहत भी आ गई और कहने लगी, अरे अंदर आ जाओ ना बेटा, बहुत तेज बारिश है। और अजहाद अंदर आया तो सबाहत ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अरे तुम तो बहुत भीग गए हो, वो कमरे के साथ ही बाथरूम है, तुम कपड़े बदल लो, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। जी बेहतर। और ये कहकर अजहाद कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद सबाहत चाय और पकोड़े लेकर आई तो अजहाद कपड़े बदलकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सामान में सिर्फ एक बैग ही था। अरे बेटा नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर सोफे पर बैठो ना। सबाहत ने चाय मेज पर रखते हुए उससे कहा। आंटी आप अपना फर्नीचर कमरे से उठा लीजिएगा, मैं 2 रोज तक फर्नीचर खरीद लूंगा। अजहाद ने नजरें झुकाते हुए सबाहत से कहा। सबाहत केटल से कप में चाय डालने लगी। बेटा तुम्हें फर्नीचर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये कमरा तुम्हें फर्नीचर समेत ही किराए पर दिया है। और अजहाद सोफे पर बैठ के और कहने लगा, अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बर्तन फारिग हो जाए ना तो कमरे से बाहर रख देना, मैं उठा लूंगी। और ये कहकर सबाहत बेटियों के पास चली गई। और सबाहत ने ड्राइंग रूम में चाय और पकोड़े भी रख दिए और सानिया और तहरीम चटनी बनाकर ले आई। सबाहत ने ट्रे में से पकोड़े उठाते हुए पूछा, शाजिया नहीं आई क्या अभी तक? और तहरीम ने तिरछी नजर से हिजाब की तरफ देखा और कहा, खुदा ऐसी कंजूस आपी ना किसी को ना दे। और हिजाब ने पकोड़ों की ट्रे को हाथ लगाया और कहा, उठा लूं ट्रे? और तहरीम ने कान पकड़ लिया, नहीं 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 सॉरी बाबा। और हिजाब मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठ गई। अजहाद ने बर्तन कमरे से बाहर रख दिए और अपने बैग से कपड़े निकालकर अलमारी में सेट करने लगा। और चूड़ियों की छनकार की आवाज उसके कानों से टकराई तो वो तो अपना काम छोड़कर खिड़की की तरफ बढ़ा और उसने पर्दे को साइड पे किया और चोर नजरों से बाहर झांकने लगा। हिजाब कमरे के करीब पड़े हुए बर्तन ही उठा रही थी और अजहाद तो जैसे पत्थर का ही हो गया। उसकी निगाहें इर्द गिर्द की हर चीज से गाफिल होकर हिजाब के चेहरे पर ही ठहर गई। उसकी आंखों में अजनबियत नहीं थी बल्कि ऐसा अपनापन था जैसे वो हिजाब को बहुत अरसे से जानता हो। हिजाब ने सर ऊपर उठाया तो वो फुर्ती से पर्दे के पीछे छुप गया और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। रात के 11 बज रहे थे। सबाहत ने नमाज से फारिग होकर गेट पर ताला लगाकर हिजाब के जब कमरे में आई तो वो किताब पढ़ने में इस कदर मगन थी कि इस वक्त का अंदाजा भी नहीं हुआ था। और सबाहत ने उसके हाथ से किताब ली तो वो खौफ से हड़बड़ा ही गई। और सबाहत ने उसकी तरफ डांटने के अंदाज में देखा, वक्त का कुछ अंदाजा है, चलो बस करो और अब सो जाओ। अरे अम्मा थोड़ी सी तो रह गई थी, हिजाब ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। मैंने कहा ना कि बस अब कल ही पढ़ लेना और अभी मुझे दोनों छोटियों की भी तो खबर लेनी है।
और ये कहकर सबाहत सानी और तहरीम के कमरे में भी चली गई, जिनके कमरे से टीवी की आवाज बाहर तक आ रही थी। सबाहत ने कमरे में दाखिल होते ही टीवी बंद करा दिया। बहुत रात हो गई है, चलो घुसो बिस्तर में, जब सुबह कॉलेज जाना होगा ना तो नवाबजादियों की तो आंखें ही नहीं खुलेंगी। और तहरीम और सानिया माँ से लिपट गई। शबा बखैर अम्मा। उन दोनों को प्यार करके सबाहत कमरे से बाहर आई तो गेट के करीब से लातादाद कुत्तों के भौंकने की आवाजों ने तो उन्हें चौंका ही दिया। ऐसा लग रहा था जैसे 9-10 कुत्ते आपस में टकराते हुए गेट फलांगने की कोशिश कर रहे हों। और सबाहत का तो दिल ही कांप के रह गया। अल्लाह खैर, कोई आदमी हमारे घर तो नहीं कूद गया। वो उल्टे कदमों से पीछे हटने ही लगी तो रुई की तरह खफीफ और नर्म गदास जिस्म उसके वजूद को छू के गुजरा। और सबाहत ने चौंकते हुए इर्द गिर्द देखा। कौन है? मगर उसकी निगाहें तो अंधेरे में भटक रही थी, यहां तो कोई भी नहीं था। और फिर उसकी आंखों ने जो नजारा देखा वो सर तब पांव कांप की ही रह गई। एक नूरानी जिस्म सीढ़ियों से होता हुआ छत की तरफ बढ़ रहा था और सबाहत फुर्ती से लिविंग रूम में चली गई और उन्होंने अंदर से चटखनी लगा ली। वो बहुत घबराई हुई थी और वो दुरूद शरीफ का विर्द करती हुई अपने कमरे में चली गई। वो जान गई थी कि कुत्तों के भौंकने की वजह कोई चोर या डाकू नहीं बल्कि मावराई वजूद था जो उसे सीढ़ियों में दिखाई दिया था। और इसके बाद सबाहत फजर की नमाज के लिए जब उठी तो किसी के कुरान पाक की तिलावत करने की आवाज ने तो उन पर वजदानी कैफियत ही तारी कर दी। कोई इंतहाई अकीदत से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और तमानियत की एक लहर उनके दिलो दिमाग में सरायत कर गई। उस आवाज की कशिश सबाहत को अजहाद के कमरे तक ले गई और सबाहत ने खिड़की से देखा अजहाद कुरान पाक की तिलावत में महव था। सबाहत काफी देर तक आंखें बंद किए तिलावत सुनती रही। अजहाद तिलावत मुकम्मल करके कुरान पाक को वेलवेट के गुलाफ में लपेटने लगा तो उसकी नजर सबाहत पर पड़ी। अरे आंटी आप। उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर आ जाएं। नहीं बेटा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत करते हो और बहुत पुरअसर आवाज है तुम्हारी। सबाहत दरवाजे के करीब खड़ी होकर कहने लगी। अरे आंटी, इसमें तो मेरा कोई कमाल नहीं है। अकीदत सच्ची और गहरी हो तो लहजा पुरअसर अंगेज हो ही जाता है। अजहाद ने कहा। तुमने नमाज पढ़ ली है? जी, मैं तहज्जुद के लिए उठा था और अब तो नमाज भी पढ़ ली है। बाहर चहल कदमी के लिए जाना चाहता हूँ। अजहाद ने सर से टोपी उतारते हुए इजाजत लेने के अंदाज में कहा। हाँ जरूर, मैं ताला खोल देती हूँ। अरे आप पहले नमाज पढ़ लें फिर ताला खोल देना। अजहाद ने कहा तो सबाहत अस्बात में सर हिलाती हुए नमाज पढ़ने के लिए चली गई और कुछ ही देर बाद जब वो आई तो उनके हाथ में 2 चाबियां थी। एक चाबी उन्होंने अजहाद की तरफ बढ़ाई और कहा, ये लो बेटा, ये लॉक दोनों तरफ से खुल जाता है। ये चाबी तुम रख लो और जब भी कहीं तुम्हें जाना हो तो बाहर से ताला खोलकर अंदर आ जाया करना। और एक चाबी मेरे पास भी है। शुक्रिया आंटी। अजहाद ने चाबी ली और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया और सबाहत हस्बे मामूल बेटियों को कॉलेज भेजने की तैयारी में मशगूल हो गई। और बेटियों को भेजने के बाद उन्हें अजहाद का ख्याल आया तो वह अजहाद के कमरे में गई। अजहाद बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊं? नहीं आंटी, मैं बाहर से नाश्ता करके आया हूं, आप अंदर आ जाएं। और अजहाद एहतरामन दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। सबाहत सोफे पर बैठी तो मबहूत नजरों से दीवारों पर लगी तस्वीर और फर्नीचर की तरफ देखने लगी। कमरे की तो हर चीज ही चमक रही है। कमरे की सफाई तुमने की है? जी आंटी, बस साफ करने की कोशिश की है। और सबाहत ने देखा कि अजहाद ने अभी तक डस्टिंग वाला कपड़ा हाथ में ही थामा हुआ था। बेटा, मैं मुलाजमा से सफाई करवा लेती ना। अरे नहीं आंटी, मैं अपना कमरा ना खुद साफ कर लिया करूंगा। अजहाद ने सबाहत के करीब बैठते हुए कहा और सबाहत ने अलमारी में रखी किताबों की तरफ देखा और उससे पूछने लगी, लगता है कि तुम्हें भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तुम्हें भी से आपकी क्या मुराद है? वो दरअसल मेरी बेटी हिजाब है ना, उससे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। 2 बेटियों से बड़ी है, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती है वो। अच्छा, आपकी दोनों छोटी बेटियां किस क्लास में पढ़ती हैं?
सानिया तो 12वीं जमात में है और तहरीम मैट्रिक में है। सबाहत का लहजा थोड़ा थका थका हुआ था और असहाद ने उनके लहजे की तब्दीली महसूस करते हुए कहा, बहुत जिम्मेदारी है ना आपके कंधों पर। और सबाहत ने एक बार फिर आह भरी। मेरी सारी जिम्मेदारी तो हिजाब ने अपने कंधों पर उठा ली है। मैं तो उसके हाथों में मेहंदी देखना चाहती हूँ और उसने तो किताबों से दोस्ती कर ली है। आप परेशान मत हो, खुदावन करीम सब बेहतर कर देगा। असहाद अभी सबाहत को समझा ही रहा था कि सबाहत ने एकदम अपनी पेशानी पर हाथ रखा और कहने लगी, ओ मैं तो तुम्हारे साथ बातों में ही लग गई। मैंने बाजार से सौदा सरफ लाना है। और फिर सबाहत फुर्ती से खड़ी हुई तो असहाद भी खड़ा हो गया और कहने लगा, आंटी मैं आपको सौदा ला देता हूं ना। लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो कोई सवारी भी नहीं है, तुम कहाँ पैदल जाओगे? मैं पैदल नहीं जाऊंगा बल्कि उड़कर जाऊंगा, असहाद ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबाहत भी हंस पड़ी। क्यों है, क्या तुम कोई जिन हो जो उड़कर जाओगे? और जवाबन असहाद कहने लगा, आंटी मैं तो आपसे मजाक कर रहा हूं, चले इसी बहाने आप हंसी तो सही। और असहाद ने फिर से इसरार किया तो सबाहत बेगम कहने लगी, अच्छा इतनी जिद कर रहे हो तो रुको मैं पैसे लाती हूँ। सबाहत अपने कमरे से पैसे ले आई तो सौदे की लिस्ट असहाद के हाथ में थमा थी और फिर असहाद ने सौदा लाकर दे भी दिया। और असहाद ने कहा कि जब तक वो यहाँ है घर के बाहर के काम वही किया करेगा। और फिर सबाहत ने असहाद से पूछा, क्या तुमसे किसी ने पूछा है यहाँ पे कि तुम कौन हो? और जवाबन असहाद कहने लगा कि जी वो जब सब्जी खरीद रहा था ना तो एक औरत ने पूछा कि सबाहत के घर आए हो तो क्या लगते हो तुम उसके? और मैंने बता दिया कि मैं सबाहत आंटी का मुलाजिम हूं। और सबाहत ने उसके कंधे पर थपकी मार दी, ऐसा क्यों कहा तुमने? और अब कोई अगर तुमसे पूछे ना तो बता देना कि तुमने कमरा किराए पर लिया है। मेरी बेटी हिजाब कहती है कि जब हम कोई नाजायज काम नहीं कर रहे तो हम लोगों से क्यों डरूं, और उसी के कहने पर मैंने तुम्हें ये कमरा दिया है और वो तो मेरा बेटा है। अच्छा चलें, कभी मौका मिला तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। असहाद जो चंद लम्हों के लिए किसी के तस्वुर में खो गया था मुस्कुराते हुए कहने लगा। और सबाहत कमरे से बाहर जाने लगी तो दोबारा बैठी और कहने लगी, अब तुमने बाजार से नाश्ता नहीं करना, मैं नाश्ता भिजवा दिया करूंगी और खाना भी तुम बाहर से नहीं खाओगे। असहाद बोलने की कोशिश करता रहा और सबाहत हुक्म सुनाने के अंदाज में कहकर चली गई। रात के 11 बज रहे थे। हिजाब टेबल लैंप की धीमी धीमी रोशनी में डायरी लिख रही थी। आज मासी की कुछ यादों ने उसके मन को फिर कुरेदा था। पुराने मकान से मंसूब बातें एक एक करके उसके जहन के गोशों में उतरने लगी थी और हिजाब का दिल चाहा कि कोई ऐसा हो जिससे वो अपने दुख दर्द बांटे, उसकी खुशियों को किसी की कुर्बत में 4 चांद लग जाएं। लेकिन शायद डायरी में दिल की बातें लिख देने से उसे कुछ राहत मिल जाती। और वो लिख रही थी, ये नया घर तो शायद हमें रास ही नहीं आया। पुराने घर में हम सब किस कदर खुश थे ना। यूं लगता था कि जैसे अपनी राहतें हम लोग उसी घर में छोड़ आए हैं। और पुराने घर का ख्याल आते एक खौफनाक ख्याल उसके मन में फन फैलाए बैठ गया। थरथराहट की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। जिस ख्वाब से डर कर वो बार बार नींद से जाग जाती थी, आज वही ख्वाब वो खुली आंखों से देख रही थी। सोचने लगी कि कौन था जो कभी मुझे ख्वाब में दिखाई देता था और कभी उसका सरापा वजूद मुझे अपने करीब भी महसूस होता था। मैं जितना उस ख्वाब से डरती थी उतना ही उस ख्वाब को बार बार देखने की चाह भी होती थी। इस दुनिया में शायद ही कोई इस कदर खूबसूरत हो जैसा कि वो था। उसकी झील जैसी आंखों में ऐसी गहराई थी कि कोई उनमें खोए तो दुनिया त्याग दे। कवाली के सिरों पर वो वज्र की कैफियत में जिस तरह झूम रहा था, वो बार बार मेरे आगे कशकोल फैलाकर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखता तो एक लम्हे के लिए तो दिल में आता कि उसे सरशार कर दूं, लेकिन वो कुछ बोलता भी तो नहीं था। और जो उसकी आंखें कहती थी वो सोचकर तो मेरी रूह ही कांप उठती थी। और उसी लम्हे हवा के तेज झोंके ने खिड़कियों की साइड्स को हिला के रख दिया और हिजाब का पेन दूर जा गिरा और सफात हवा में उड़ने लगे।
हिजाब ने खिड़की बंद करते हुए चटखनी लगा दी और कमरे में बिखरे सफ़ात समेटने लगी। इसी दौरान खिड़की पर दस्तक हुई तो हिजाब खौफ से फटी फटी आंखों से खिड़की की तरफ देखने लगी। कौन? हिजाब कांपती हुई आवाज में बोली। मैं हूं अजहाद, बाहर से आवाज आई और हिजाब ने खिड़की खोली तो सामने अजहाद हाथ में 2 सफ़ात लेकर खड़ा था और कहने लगा, ये गालिबन आपके सफ़ात हैं, खिड़की के बाहर पड़े हुए थे। और हिजाब ने उसके हाथ से सफ़ात ले लिए। आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? और अजहाद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो आपके घर की चौकीदारी कर रहा हूं। और हिजाब ने अपने खुले हुए बालों को इकट्ठा करके जूड़ा सा बना लिया और कहने लगी, हमने आपको चौकीदारी की नौकरी पर तो नहीं रखा हुआ। और हिजाब के मुस्कुराते चेहरे पर अजहाद की नजर तो जैसे ठहर ही गई। आप किसी पुरानी बात को याद कर रही थी शायद, मतलब पुराने घर से जुड़ी कोई बात। आपने मेरे सफ़ात पढ़े हैं, इस तरह से किसी की जिंदगी में झांकना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। और हिजाब के लहजे में अजनबियत उतर आई थी और अजहाद ने अपने कदम पीछे हटा लिए। माफी चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, एक दुनिया बाहर की होती है जिसके रख रखाव में हम कई लिबादे ओढ़ते और कितने रूप धारते हैं, लेकिन एक दुनिया हमारे अंदर की होती है, एहसासात और जज्बात की दुनिया, जहां कभी कुछ खो जाता है तो कभी कुछ मिल जाता है और कभी कोई दस्तक दिए बगैर दिल की आबला पे गहराइयों में उतर जाता है। हमारे ना चाहते हुए भी कोई हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, हिजाब ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब आप जाएं। और हिजाब ने अजहाद से ये कहकर खिड़की बंद कर दी और उसने एक लंबा सा सांस खींचा और सोचने लगी, ये तो कोई जादूगर मालूम होता है, सहर खुला हुआ है उसकी तो गुफ्तगू में। ऐसा लगता है जैसे हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हों। और फिर उसने अपने सारे कागज अपनी फाइल में रखे और नींद दराज हो गई। इसके बाद अजहाद रोजाना घर का सौदा लाने लगा और फिर वो बाहर के काम भी करने लगा। अजहाद के आने के बाद सबाहत को मर्दों की तरह बाहर नहीं फिरना पड़ता था। बिलों की अदायगी का काम हो या फिर इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का, अजहाद सारा काम करवा देता। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सबाहत का 10 बाजू भी बन गया था। महल्ले में चेमगोइयां भी होने लगी थी, लेकिन सबाहत साफ साफ कह देती कि अजहान कोई गैर नहीं है और ये भी कि हमें लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है और लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। सबाहत को सौदा देने के बाद अजहाद काम पर चला जाता था और सबाहत के कई बार पूछने पर भी अजहाद ने कभी ये नहीं बताया था कि वो क्या काम करता था। एक सुबह तैयार हो के वो सौदा पूछने के लिए सबाहत के पास जाने लगा तो उससे सबाहत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो दीवार के अकब में खड़ा हो गया और सबाहत सर पकड़े तन्हा रो रही थी। अजहाद उनके करीब आया और उन्होंने इंतहाई अपनायत से कहा, क्या बात है आंटी, सब ठीक तो है ना, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? लेकिन सबाहत रोती रोती मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे तुम क्यों परेशान होते हो, ये तो उम्र ही ऐसी होती है ना, जूं जूं उम्र की बेल दीवार पर चढ़ती जाती है दुखों के कांटे बढ़ते जाते हैं। तन्हा बैठी हूं तो कभी कोई ना कोई याद आ जाती है तो फिर रोना भी आ जाता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ऐसी क्या सोच थी कि आप रो पड़ी? रात मैंने ख्वाब में अपना बेटा देखा था, वो तुम्हारे जैसा कड़ियल जवान था। और अजहाद ने पूछा, आपका कोई बेटा भी था? नहीं, मगर ख्वाब में वो मेरा बेटा ही था। वो मेरे साथ एहसानुल हक की कब्र पर गया और हम दोनों ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। और बात करते करते सबाहत की आंखों में ख्वाहिश के तारे दिखने लगे और अजहाद ने मुरव्वत से कहा, आप मुझे भी अपना बेटा बना लेना, मेरी भी तो माँ नहीं है। और सबाहत उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ नहीं है? और अजहाद सर झुकाए गुलूगीर से लहजे में बोला, सच पूछें तो जब से मैंने आपको देखा है ना, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आने लगी है।
और सबाहत अपना गम भूल कर तो उसके हाथ ही थाम के बैठ गई। अरे ऐसे अपना दिल छोटा मत करो, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। अपने दिल की बातें ना मुझसे शेयर किया करो। जी, और आप भी आइंदा मुझे गैर मत समझना, कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। अजहात ने अपने सीने पर हाथ रखा। अच्छा तो ठीक है, कल तुम मेरे साथ कब्रिस्तान जाना, एहसानुल हक की कब्र पर फूल चढ़ा के रहेंगे। और कब्रिस्तान का नाम ही सुनकर अजहात का तो रंग ही उड़ गया। मैं कैसे? अरे कल जुमतुल मुबारक है ना, शाम को जाएंगे। और ये कहकर सबाहत ने सौदे की लिस्ट अजहात को थमा दी और अजहात ने खोए खोए से अंदाज से वो लिस्ट पकड़ ली। और फिर इससे अगले दिन वो गए कब्रिस्तान और वहां क्या कुछ हुआ ये जानेंगे हम आने वाली एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका अगला पार्ट आए जिसमें वाकई में अजहात कौन है उसकी असलियत आएगी सामने, और आपको क्या लगता है कि अजहात कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो तो चैनल को कर लें फौरन से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।